हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। और ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में सेकंड लेक्चर है। और हम पिछली क्लास में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पे चर्चा कर रहे थे और उस यूरोप की सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस पे हमने बात करी थी। और हमने जैसे कि बात करा कि यूरोप में एक डार्क डार्क पीरियड और डार्क फेज चल रही थी और यूरोप में चर्च का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा था। प्लस इकोनॉमिकली बहुत फ्रेजाइल थी, इकॉनमी वहाँ की डिक्लाइन में थी। और इन सब के बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हाँ, जो कि उनके सी रूट ढूंढने में उभरी, वो थी फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अब अगर हम देखते हैं कि फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब 1453 में हुआ, तो इससे एक तो ट्रेड रूट के लिए ट्रेड रूट ढूंढने के लिए यूरोपियंस को मजबूर करा इस सबसे बड़ा इवेंट ने। बट एक और फैक्टर जो कि यूरोप की काफ़ी मॉडर्नाइजेशन और एक आज के एक मॉडर्न यूरोप को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस प्रकार कंट्रीब्यूशन ऐसे रहा कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल ऑटोमन्स के कंट्रोल में आया, ये लोग कांस्टेंट बाइजेंटीन एम्पायर और ऑटोमन्स दे वर इन कांस्टेंट बैटल और कॉन्फ्लिक्ट्स विद ईच अदर। एंड फाइनली इन 1453 में क्या हुआ कि ऑटोमन्स बाइजेंटीन एम्पायर को हरा के उनके कैपिटल पे, ये कॉन्स्टेंटिनोपल बाइजेंटीन का कैपिटल हुआ करता था। और नियरली 1000 ईयर ये बाइजेंटीन एम्पायर, जिसे आप ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कहते हैं, इसका ये कैपिटल हुआ करता था। और जब इसके कैपिटल पे और फाइनली ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा कर लिया और बाइजेंटीन एम्पायर को हरा दिया, तो यहाँ से फिर अब ऑटोमन्स की एम्पायर एक्सपेंशन स्टार्ट होती है और उन्होंने कम्प्लीटली अरब कंट्रीज पे और सारे भी ट्रेड रूट, सिल्क रूट पे, सारे ट्रेड रूट्स पे इन्होंने कब्जा अपना काबिज कर लिया था। और तो जब बाइजेंटीन को हरा के जब ईस्टर्न यूरोप पे ऑटोमन्स का कैप्चर होता है, तब क्या होता है कि जितने भी यूरोप ईस्टर्न एम्पायर में जो भी यूरोपियन रह रहे थे, क्रिश्चियंस, मोस्टली यूरोपियन क्रिश्चियंस, ये अब यहाँ से माइग्रेट होके, और इसके पहले भी माइग्रेशन स्टार्ट हो रही थी क्योंकि बैटल कॉन्फ्लिक्ट तो इसके पहले से चल रही थी, तो पहले भी लोग जा रहे थे। 14th सेंचुरी के स्टार्ट से ही, सॉरी 15th सेंचुरी के स्टार्ट से ही लोग माइग्रेट हो रहे थे, उसके पहले भी हो रहे थे। तो ये जब ईस्टर्न रोम यूरोपियन में जो अंडर बाइजेंटीन एम्पायर के जो लोग थे, वो लेस ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे और यहाँ पे थोड़ी सी एक लेस कंट्रोल ऑफ चर्च था। और ये लोग जब माइग्रेट हुए वेस्टर्न रोमन एम्पायर, सॉरी वेस्टर्न यूरोप, नॉट रोमन एम्पायर, वेस्टर्न यूरोप की तरफ, तो ये वहाँ की अथॉर चर्च को क्वेश्चन करने लगे। एक और एक डिबेट एंड डिस्कशन की शुरुआत होती है यूरोप में। और इस क्वेश्चनिंग और डिबेट डिस्कशन का ये असर होता है कि यूरोप में अब आवाज़ें उठने लगती हैं चर्च के अगेंस्ट। एक चर्च इन्फ्लुएंस और चर्च का कंट्रोल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक से सेपरेट करने के लिए लोगों में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा ही डिक्लाइनिंग है और अरब के कंट्रोल के कारण स्पाइसेज और बाकी ट्रेड गुड्स जो एशिया और इंडिया के थ्रू जा रही थी, वो काफ़ी महंगे हो गए थे। और जब यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जब भी लोग वेस्ट में गए और ये स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी और इनके और चर्च के डोमिनेंस के अगेंस्ट स्पीक आउट करने लगे, एक और नए आइडियाज़ की तरफ सेकुलरिज्म और ह्यूमैनिज्म के को इन्होंने जोर देना शुरू किया। तो यूरोप में क्या हुआ कि एक फेज आया रीबर्थ का, जिसे आज रेनेसां पीरियड से हम लोग रेनेसां पीरियड से जाना जाता है। यूरोप में एक नया रीबर्थ हुआ। रीबर्थ किस चीज़ का? तो क्लासिकल रोमन एज का, जहाँ पे क्लासिकल रोमन एम्पायर के जो भी थॉट्स थे, लिटरेचर डेवलपमेंट शुरू हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो एक रीबर्थ कह सकते हैं कि यूरोप वाज रीबॉर्न टू इट्स क्लासिकल फेज। एंड और इसी पीरियड में ही आपके लियोनार्डो दा विंची एंड माइकल एंजेलो भी, जो पेंटर है, उस पीरियड के बिलोंग करते हैं। तो
आप देख सकते हो कि सोसाइटी अब एक मूविंग फॉरवर्ड इनटू मॉडर्न फेज में एंटर ले रही थी और एक मॉडर्न थिंकिंग के साथ आगे बढ़ रही थी सोसाइटी पोस्ट अर्ली 15th सेंचुरी। और इसी सब का नतीजा हुआ कि यूरोप में इसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की यूरोप में शुरुआत हुई। और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ हम देखते हैं कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में एनलाइटनमेंट आया और इन सब का ही एक कंबाइंड इफेक्ट था जो कि एक सी वॉयजेज और सी एक्सपेडिशंस को पुश करेगा आगे फ्यूचर में। तो ये थोड़ा शॉर्ट में हमने पढ़ा है, ऐसे इस पे काफ़ी बड़ी लेक्चर होगी, तीनों डिफरेंट चीज़ें, रेनेसां, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और एनलाइटनमेंट पे। इस पे हमें बाद में कब आगे बाद में जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी हमारा फोकस यहीं रहना चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्लास, जो कि मैं नहीं चाहता कि और स्ट्रेच करूँ। सो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त। तो एक कहा जा सकता है कि जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यूरोप, ये आप कह सकते हो। और इसके बाद जो सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है वो मैंने पिछले क्लास में भी जैसे कहा था कि वाई पोर्तुगीज वर द फर्स्ट, और कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं पोर्तुगीज के अलावा फर्स्ट, कोई और दूसरी यूरोपियन कंट्री क्यों नहीं आई, और पोर्तुगीज ही क्यों थे जो पहला एक्सपेडिशन इंडिया की ओर लेके आया और वास्को डी गामा 1498 में है। तो इन सब पे ही अब हम आगे क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे डिस्कशन इन सब चीज़ों पे करें, मैं चाहूँगा कि मैं जितने भी अभी तक हमने क्लास करा है उसको मैं एक थोड़े समराइज वे में और एक छोटे से वे में मैं सारी चीज़ को लिख दूँ, ताकि आपके लिए नोट मेकिंग के लिए ईजी रहे और आपको मेमोराइजेशन के लिए में काम आए। सो हम थोड़ा सा टाइम वहाँ पर डेडिकेट करेंगे और फिर आगे लेक्चर में पोर्तुगीज़ के पे पढ़ेंगे। सो देखो, अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी रीजंस देखे हैं, उसको हम दो फैक्टर्स में डिवाइड कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, उस फैक्ट उस फैक्टर्स उस फैक्टर्स में आप देख सकते हो कि पहला पे लिख सकते हो आप डार्क एज, पीरियड ऑफ डार्क एज था। लेकिन डार्क एज से अब हम जब 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी में आते हैं, डार्क एज से ट्रांजिशन होता है, फ्रॉम डार्क एज ट्रांजिशन इनटू पीरियड ऑफ रेनेसां, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड एनलाइटनमेंट। ठीक है। दूसरा रीजन हम देखते हैं कि डिक्लाइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूडल सोसाइटी हुआ करती थी, लेकिन पोस्ट 14th सेंचुरी एंड अर्ली 15th सेंचुरी में क्या होता है कि फ्यूडलिज्म में डिक्लाइन देखा जाता है और सेंट्रल अथॉरिटी किंग की ऑफ किंग जो है ये स्ट्रांग होती है, एक हमें मजबूत राजा देखने को मिलता है। थर्ड में हम देख सकते हैं प्लेग ने भी एक रोल प्ले किया है कहीं ना कहीं मोनार्की को स्ट्रांग करने में और फ्यूडल सोसाइटी को डिक्लाइन करने में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है आपका फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके कारण ट्रेड जो थी ये कम्प्लीटली ही बहुत ज़्यादा डिक्लाइन चली जाती है, बहुत कम ट्रेड होने लगते हैं, गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये हमारा फोर्थ रीजन था। और फिफ्थ रीजन जो पुश फैक्टर बना है वो है टू चेक कीप अ चेक ऑन और राइज ऑफ इस्लाम एंड ऑल्सो टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पुश फैक्टर्स है जो मैंने आपको कैटेगराइकली शो किया है, लिखा है, ताकि आपके लिए नोट्स मेकिंग वो हो सके। ये तो हो गई पुश फैक्टर्स, और पुल फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे पुल फैक्टर में यहाँ पे मोस्टली जो है वो मेजरली ट्रेड ही है। अब
ट्रेड को ही वो एक रीजन मान सकते हो। और ट्रेड किस चीज़ में हुआ करती थी? तो स्पाइसेज, स्पाइसेज में मैंने जो भी कल बताया था वो सब आप लिख सकते हो। टेक्सटाइल लिख सकते हो, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स लिख सकते हो, गोल्ड एंड सिल्वर लिख सकते हो आप लोग। इसके साथ साथ टेक्सटाइल में आपको मैंने जो कल पिछले लेक्चर बताया था वो सब आप लिख लेना, इंडिगो है। ये सब कुछ फैक्टर्स में ये ट्रेड ही मेजर फैक्टर था जो कि पुल सॉरी पुश फैक्टर नहीं, पुल फैक्टर में जो इन्हें इंडिया की ओर खींचती है और लेके आती है। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ खत्म होता है और हम अब देखते हैं कि कैसे वाई पोर्तुगीज वर द फर्स्ट एंड ऐसे क्या बहुत कारण थे, रीजन थे कि पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। एक इसके पहले कि हम आगे जाएं, आप एक काम और करो, आप इसमें एक और फैक्टर लिख लेना। यहाँ पे मैं सिक्स करके लिख दे रहा हूँ कि उस फैक्टर में आप डिक्लाइन और नहीं कर सकते हो, बट एक चर्च जो है वो अपने आप को अब लिबरल करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं चर्च भी अब सपोर्ट करने लगी है एक वॉयजेज और एक्सपेडिशंस को। जहाँ तक आज अभी तक चर्च क्रॉसिंग ऑफ सी को भी मना करती थी, वहीं पे अब चर्च वॉयजेज और को अब सपोर्ट करने लगी है, नेविगेशन को सपोर्ट करने लगी है। तो यहाँ पे एक चर्च के भी हम देखेंगे कि एक लिबरल आइडिया की ओर चर्च जा रही है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये चीज़ था क्योंकि चर्च भी कहीं ना कहीं ना कि ये चेंज हो रही थी और अपने आप को एज पीरियड के हिसाब से अपने आप को बदलाव कर रही थी, बल्कि ये भी अब पुश कर रही थी वॉइसेस को। तो ये काफ़ी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसके पीछे दो रीज़न हैं। जब चर्च के लिबरलाइजेशन के पीछे आप बात करें तो आपको सबसे पहले कि अगर आप समय के साथ अपने आप को नहीं बदलते हो, अगर तो आपको आपके खिलाफ और आपके अगेंस्ट विद्रोह हो सकते हैं। तो चर्च जब इनके अगेंस्ट पे इतने सारे जब सवाल उठने लगे तो ये चर्च भी अपने आप को बदलने की कोशिश करती है टाइम के साथ। और दूसरा रीज़न था कि इन्हें स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी करना था और राइज ऑफ इस्लाम को, जैसा कि ये वाला फैक्टर था, ये आप चर्च में इंक्लूड कर सकते हो। तो उसके लिए भी ये लोग इन्होंने आगे अपने आप को बदलने की कोशिश करी और पुश किया है आगे के नेविगेशन को और मैप मेकिंग को। तो इस तरीके से ये वाला हमारा ये ख़त्म होता है और हम आगे अब पोर्तुगीज़ पे ही बात करेंगे। तो अगर हम पोर्तुगीज़ की बात करें, वाई पोर्तुगीज़ हम देखते हैं और पुर्तगाल में वहाँ पे काफ़ी स्टेबल पॉलिटी थी और कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा नहीं थी। तो एक स्टेबल पॉलिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेस होने के चलते क्या हुआ कि यहाँ और प्लस यहाँ की मोनार्की भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी। और यहाँ के अब अगर अर्ली प्रिंस मैनुअल सॉरी प्रिंस हेनरी, जिसे नेविगेटर भी कहा जाता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, द नेविगेटर, इन्होंने अर्ली 14th सेंचुरी से और मिड 15th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारी एक्सपेडिशन और एक्सप्लोरेशन के लिए कोशिशें की हैं और प्रयासें की हैं। मैप मेकिंग, इन्होंने एक मैप मेकिंग और शिप बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। और आगे भी हम देखते हैं जब किंग मैनुअल ही जब ये वो व्यक्ति था, किंग मैनुअल वन, जिन्होंने वास्को डिगामा का एक्सपेडिशन उस एक्सपेडिशन को सपोर्ट और स्पॉन्सर किया था। तो जो सबसे फेवरेबल चीज़ थी वो यूरोपियन और वो मोनार्की ही थी जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और इस पे लगी हुई थी। इनकी शिप्स भी यूरोप बाकी यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हुआ करती थी। और इन्हें कई डेकेड्स से ये लोग नए सी रूट की तलाश में, ये काफ़ी समय से ही थे। ऐसा नहीं था कि ये अचानक से 1453 में ही ये सारी चीज़ें 1453 के बाद से शुरू हुई थी, नहीं। इसके पहले से ही काफ़ी टाइम से ये लगे हुए थे क्योंकि ये चाहते थे मैक्सिमम सी रूट की तलाश में थे और ये मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते थे, एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे इंडिया से ट्रेड करके और डायरेक्ट एक लिंक बैठा के। क्योंकि पहले भी जो ट्रेड हो रही थी ऑटोमन्स के कंट्रोल के पहले, वो भी अरब के थ्रू होती थी। जब इस्लाम का राइज हुआ अरेबियन पेनिनसुला में तो उस रीजन में अरब का कंट्रोल हुआ और अरब और इटली एज अ मिडल मैन वर्क कर रहे थे और उनके थ्रू ही गुड्स वहाँ तक कैरी हो रही थी।
बट ये जान का था कि मैं अपना ही हम एक डायरेक्ट इंडिया के साथ लिंक हो और मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट कर सकूं। तो इस मोटिव से ही आप ये लोग आए। और प्लस दूसरा क्या था कि आप इन्हें पोर्तुगीज को देखोगे, पोर्तुगल को एंड स्पेन को, तो ये लोग कांटेक्ट में है ओपन सी के। और बाकी यूरोपियन जहाँ पे दे वर स्टिल डिपेंडेंट ऑन द अर्लियर रूट, और वो अभी भी उस रास्ते से जिस इतने सालों हजारों सालों से जिसके थ्रू ट्रेड होता आ रहा था, कहीं ना कहीं उसी में वो लोग लगे रहना चाह रहे थे और उसी में नेगोशिएट करके किसी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पे पुर्तगाल एंड स्पेन, क्योंकि ये बाहर ओपन अटलांटिक ओशियन में थे, तो इन्हों ये अलग ही कोशिश में लगे थे एक सी रूट ढूंढने की। और इसी का नतीजा ये हुआ था कि पुर्तगाल ने बहुत सारे वेस्ट अफ्रीका पे इन्होंने वॉयजेस को भेजे थे, और ये फिर वेस्ट अफ्रीका पहले पहुँचे। फिर वेस्ट अफ्रीका से ये केप ऑफ गुड होप, जो सदर्न मोस्ट सदर्न टिप है अफ्रीका की, वहाँ पहुँचे। आज का ये तुम्हारा केप टाउन है। ये लगभग 1488 में इन्होंने केप केप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर इसी रास्ते से वेस्ट अफ्रीका और केप ऑफ गुड होप होते हुए हम देखेंगे कि 20 मई 1948, सॉरी 1498 को वास्को डिगामा इंडिया में आया। और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई होप कि ये क्लासेज आपके किसी काम की आई होंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।